नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और इस वक्त एक मुद्दा है जिस पर बातचीत हम करने वाले हैं और सारी की सारी बारीकियां आप तक पहुंचाने वाले हैं। आपको बता दें, देश के टॉप एक्सचेंज एनएससी की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। इनकम टैक्स विभाग के बाद अब सीबीआई भी उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की और यहाँ पर हम देख रहे हैं सारी की सारी अगले आधे घंटे में इससे जुड़ी डिटेल्स हैं। दिग्गज से जुड़ेंगे, एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। मेरे दो सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। सेबी पूछताछ में एक रहस्यमय योगी का जिक्र आया है जिस पर से अभी पर्दा उठना बाकी है। एनएससी में चल रही गड़बड़ियों को लेकर सेबी ने 6 साल पहले, जी हां 6 साल पहले जांच पड़ताल की थी और जब उसकी रिपोर्ट सामने आई तो हैरान करने वाले, चौंकाने वाले वहां पर से रिजल्ट, वहां पर से खुलासे आते हुए देखने को मिले। बड़ी सारी चीजें सामने देखने को मिली जिसमें से एनएससी की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण समेत कई लोग शिकंजे में आए हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए सबसे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। देश का टॉप स्टॉक एक्सचेंज एनएससी आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। वजह है ये दो चेहरे, चित्रा रामकृष्ण और आनंद सुब्रमण्यम। आज क्लाइमेक्स पर पहुंच चुकी इस मिस्ट्री की शुरुआत हुई थी आज से करीब 9 साल पहले, जब साल 2013 में चित्रा रामकृष्ण एनएससी की एमडी और सीईओ बनी थी। इस हाई प्रोफाइल पद पर रहते हुए 2013 से 2016 के दौरान उन्होंने एनएससी के अंदर कुछ ऐसा कर दिया जिसकी परत खोलने में जांच एजेंसियों के पसीने छूट गए, क्योंकि इस कहानी में दो किरदारों चित्रा रामकृष्ण और आनंद सुब्रमण्यम के अलावा एक और किरदार भी है, हिमालयन बाबा, जिसका न तो कोई पता है न कोई सूरत। अगर आपको एनएससी, बाबा और चित्रा रामकृष्ण का गड़बड़ झाला समझना है तो आपको सेबी के पिछले हफ्ते की उस रिपोर्ट पर नजर डालनी होगी जिसमें मार्केट रेगुलेटर ने अपने 6 साल की मशक्कत के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सेबी ने बताया है कि एनएससी की एमडी और सीईओ रहते हुए चित्रा ने एक्सचेंज की कई गुप्त जानकारियां एक योगी बाबा को साझा कर दी। इस बाबा के कहने पर उन्होंने एनएससी में चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर यानी सीएसओ का पद बनाया, जो कभी पहले नहीं था, और इस पद पर बाबा के कहने पर ही एक साधारण से सरकारी कर्मचारी को बैठा दिया। इतना ही नहीं, उसे 1 करोड़ 38 लाख रुपए का सैलरी पैकेज भी दिया गया, जबकि इससे पहले ये सरकारी मुलाजिम बामर एंड लॉरी नाम की एक कंपनी में काम करता था, जहां उसकी सैलरी 15 लाख रुपए सालाना थी। ये सरकारी मुलाजिम था आनंद सुब्रमण्यम। हैरान करने वाली बात यह है कि ये नियुक्ति डायरेक्ट चित्रा रामकृष्णन ने की थी, एचआर से इसकी चर्चा भी नहीं की गई। इतना ही नहीं, उन्हें साल भर के अंदर एनएससी का ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर भी बना दिया गया, वो भी बाबा के कहने पर। इस सस्पेंस स्टोरी में अब बाबा का नाम कई बार आने से जांच बाबा की ओर ही मुड़ गई है। कंसल्टेंसी फर्म अर्नस्ट एंड यंग यानी EY की ओर से कराए गए फॉरेंसिक ऑडिट में दावा किया गया है ये हिमालयन बाबा और कोई नहीं बल्कि खुद आनंद सुब्रमण्यम ही था, जो चित्रा रामकृष्णन को ईमेल पर अपने मनमाफिक फैसले लागू करवाता था और जानकारियां हासिल करता था। कुछ ऐसा ही जिक्र एनएससी ने भी किया है। 27 नवंबर 2018 को सेबी को भेजे गए एक पत्र में एनएससी ने कहा था कि उसके कानूनी सलाहकारों ने इस मामले में मनोवैज्ञानिकों से भी चर्चा की। मनोवैज्ञानिकों ने बताया था कि आनंद सुब्रमण्यम ने नई पहचान बनाकर रामकृष्ण को प्रभावित किया और अपने पद से एनएससी के फैसले करवाए। चित्रा रामकृष्णन पर इस बाबा का इतना प्रभाव था, ये इस बात से समझ में आता है कि जो जानकारियां एनएससी में सिर्फ कुछ लोगों को होनी चाहिए थी, वो उस बाबा तक पहुंचा दी गईं। चित्रा ने कई संवेदनशील जानकारियां जैसे एक्सचेंज का 5 साल का फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, डिविडेंड पे आउट, बिजनेस प्लान, बोर्ड मीटिंग का एजेंडा, यहाँ तक कि कर्मचारियों के अप्रेजल और रेटिंग भी वो बाबा से पूछकर ही किया करती थी। चित्रा रामकृष्ण, बाबा और आनंद सुब्रमण्यम के किरदारों से बुनी इस कहानी में इतना सस्पेंस है कि उसका पूरी तरह से क्लाइमेक्स पर पहुंचना अभी बाकी है। कई सवाल अब भी जांच एजेंसियों के सामने मंडरा रहे हैं। कौन है ये बाबा? आखिर चित्रा रामकृष्ण क्यों बाबा की सलाह मानती थी? और ये आनंद रामकृष्ण ही बाबा हैं या कोई और? ब्यूरो रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश। यहाँ से पीछे कौन
कौन है ये बाबा और चित्रा रामकृष्णन, इतनी बात उनकी क्यों मानती थी? सारी की सारी रिपोर्ट आपने यहाँ पर देख ली है, लेकिन इस मामले में आज एनएसई की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णन से सीबीआई पूछताछ कर रही है। एक बार जरा हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा के पास चलते हैं और उनसे समझ लेते हैं कि उनके पास क्या कुछ डिटेल है। अंकुर, ये माजरा तो वैसे कई सालों से हम देख रहे हैं, सामने आता हुआ दिखा भी, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर जो डिटेल है या बारीकियां जो है, एक तरह से खुलासा जो है अब होता हुआ दिख रहा है। बताएं आपके पास क्या कुछ डिटेल्स आ रही हैं? जी हाँ, सीबीआई ने एनएसई की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णन से पूछताछ शुरू कर दी और ऐसा तब होता है जब एक दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने उनके रेजिडेंसेस पर छापे मारे थे। और ऐसा सिर्फ चित्रा रामकृष्णन से पूछताछ नहीं की जा रही है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लुकआउट सर्कुलर भी इशू हुआ है चित्रा रामकृष्णन, रवि नारायण और आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ। तो ये पूरी जो जांच है जो कि पहले कई सालों से चल रही थी, वो सीबीआई का दायरा था एनएसई का कोलोकेशन केस। बट चूंकि अभी सेबी की भी ऑर्डर आ गई है और जिसमें कुछ और भी जानकारी मिली है, तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां वापस से जांच शुरू कर रही हैं और अपने जांच का दायरा बढ़ाने वाली हैं। पहले ये भले ही एनएसई कोलोकेशन केस तक सीमित हो, लेकिन अभी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, मिसयूज ऑफ पावर, मिस गवर्नेंस, ये सारे एंगल्स पे चेक होगा। साथ ही साथ इनकम टैक्स ये भी चेक कर रहा है कि कहीं पे वहां पे धोखाधड़ी हुई है क्या, या फिर कम ज्यादा टैक्स पे किया गया है। तो इन सारे एंगल से जांच कर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि प्रोसेस फॉलो किया गया है या नहीं। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर प्रोसेस फॉलो किया गया है या नहीं, इसे सुनिश्चित करने की कोशिश होती हुई दिख रही है। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी जुड़ गए हैं, राजेश सिंह, और साथ ही मेरे साथ जेएन गुप्ता जी जो कि सेबी के पूर्व ईडी हैं, वो भी जुड़े हैं। मिस्टर गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी, पूरी की पूरी अब जो खबर है हमारे सामने है, इस पर जाँच पड़ताल जो होती हुई दिख रही है हमारे पास है, लेकिन कुछ 4 सालों तक ये पूरा का पूरा मामला सामने देखने को मिला था, तब बारीकियां इतनी सामने आई नहीं थी। देखिए, मैं जितनी जानकारी आपको है, मुझे लगता है उससे कम जानकारी है, क्योंकि आप तो मीडिया में हैं तो आपके पास हर तरह से खबर आती है। मेरे पास तो सिर्फ सोर्स है जो छपता है या सेबी की वेबसाइट पे है। तो मैं ये बोलूंगा, एक सवाल उठ रहा है कि 6 साल बाद क्यों रिपोर्ट आई, ये 4 साल से जानकारी थी, तो कितना टाइम लगना चाहिए, क्या नहीं लगना चाहिए, सेबी को है। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि एज ए रेगुलेटर मेरा सबसे पहला पर्पस क्या होता है, वो होता है डैमेज कंट्रोल। तो जैसे ही ये कुछ जानकारी सामने आई थी तो सेबी ने सबसे पहले स्टेप ले लिया था और चित्रा रामकृष्णा को और आनंद सुब्रमण्यम को उनको एनएसई के पद से हटा दिया गया था। उसके बाद सेबी ने जो किया होगा, एक नया सीईओ आया और जो भी सिस्टमेटिक प्रॉब्लम थी वो एडजस्ट करके एनएसई को सेव करा। मतलब बेसिकली एज ए रेगुलेटर पर्पस ये होता है कि जो पनिशमेंट है इट इज वन पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बट सबसे ज्यादा प्रोसेस का इंपॉर्टेंस है कि हम अपने सिस्टम्स को कैसे रोबस्ट रखें, कैसे सेफ रखें। तो वो बहुत जरूरी काम था, वो सेबी ने करा है। रहा पनिशमेंट की बात, तो सेबी ने चाहे देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन पनिशमेंट जो है, जो एप्रोप्रिएट पनिशमेंट है, सबसे पहले तो इमीडिएट पनिशमेंट ये हो गया कि आपको अपने पद से हटा दिया गया। दूसरा पनिशमेंट ये हुआ कि जो उनसे डिसगॉर्जमेंट किया, जो फाइन लगाया है, वो सेकंड फेज ऑफ पनिशमेंट हुआ है। ये है कि एचआर इशू है कि आनंद सुब्रमण्यम को हायर कैसे किया गया बिना एचआर को इन्वॉल्व किए, उन्हें एक 10 गुने या उससे भी ज़्यादा सैलरी पे हायर कैसे किया। दूसरा इशू ये है जो कि दिल्ली हाईकोर्ट देख रहा है, जहां एक पीआईएल फाइल हुई है जिसमें ये इन्वेस्टिगेट किया जाए कि जो कॉन्फिडेंशियल डाटा एनएसई के थे उसे लीक किया गया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इसमें वही बोलूंगा कि हर इशू को हमको अलग अलग बकेट में डालना पड़ेगा सवालों को। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या चित्रा रामकृष्णन ने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज किया? उसका एक बिल्कुल सीधा सा आंसर है हाँ, किया। क्या उन्होंने नियम कानून को ताक पे रखा? उसका आंसर है हाँ, किया। तीसरा आंसर है क्या एनएसई की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक थर्ड पार्टी जिससे उनको नहीं शेयर करनी थी, करी? हाँ, की। अब इसके हमको कॉन्सिक्वेंसेस समझने होंगे।
तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस हुआ कि अगर मैंने किसी अपनी पद का दुरुपयोग किया है तो मुझे उस जो भी प्रावधान है उसके अंतर्गत मुझे फाइन लगना चाहिए, मुझे पेनल्टी होनी चाहिए। तो ये कर दिया गया। हाँ, अब रहा जो एनएससी का डेटा लीक हुआ है, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हुई है, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। तो उसके दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं। एक इम्पैक्ट हुआ कि क्या उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से हमारे एनएससी के सिस्टम पे, एनएससी की ट्रेडिंग पे, एनएससी के रिस्क मैनेजमेंट पे, एनएससी के सेटलमेंट सिस्टम पे कोई इम्पैक्ट आया। तो जहां तक मेरी जानकारी है, ये सब चीजें इंसुलेटेड रही, किसी भी तरीके से किसी भी तरह का एनएससी के सिस्टम पे कुछ नहीं आया। रही बात कि उस जानकारी किस तरह की थी, एक जानकारी थी कि एनएससी क्या डिविडेंड देगा, एनएससी क्या फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है। ये जानकारी सिर्फ उसके लिए रेलेवेंट है जो एनएससी का शेयर होल्डर है या एनएससी के शेयर में पैसा लगाना चाह रहा है। बाकी जो 1800 लिस्टेड शेयर है उसके बारे में कोई इशू नहीं था। दूसरी ये जानकारी थी, क्या मैंने किसी तरीके का एडवांटेज किसी को दिया जो उसको ट्रेडिंग सिस्टम में फायदा मिला। वो आपने जैसा बताया कि वो कोलोकेशन के केस ऑलरेडी एक जगह इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। चौथी बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एज ए रेगुलेटर मैं सोचता हूँ ये आती है कि हमको ये सुनिश्चित करना होता है कि आज जो गड़बड़ हो गई उसको हम इन्वेस्टिगेशन बाद में करेंगे, उसका क्या हमको एक्शन लेना चाहिए बाद में करेंगे। पहले मुझे देखना है उस गड़बड़ से कोई फर्दर लॉस तो नहीं हो रहा है। तो एज ए रेगुलेटर मैं सबसे पहले वो देखूंगा। तो वो एनएससी और सेबी ने ऑलरेडी करा था, चित्रा को हटा के, आनंद सुब्रमण्यम को हटा के और बाकी सब लोगों को साइडलाइन करके। तो ये आज हमको ये इवेल्युएट करना है कि क्या 6 साल बाद इस एपिसोड से एनएससी में इस तरह की चीज दोबारा हो सकती है या नहीं। उसके लिए मेरे हिसाब से जरूर से सेबी ने और एनएससी ने मिलके, और जो नए सेबी एनएससी के चीफ हैं मिस्टर लिमे, उन्होंने 5 साल के अपने टेन्योर में ये सुनिश्चित कर लिया होगा कि सिस्टम रोबस्ट। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिए कि आप दुनिया में कितना भी अच्छे से अच्छा सिस्टम बना दें, उस सिस्टम की इंटीग्रिटी विल ऑलवेज बी कंट्रोल्ड बाय जो आदमी उस सिस्टम को मैन कर रहा है। आप मुझे बढ़िया से बढ़िया सिस्टम दे दीजिए, लेकिन अगर मेरी नीयत साफ नहीं है तो मैं कहीं ना कहीं उस सिस्टम में हेरफेर कर दूंगा। आपको बोल के कि दुनिया में क्राइम के अगेंस्ट कितने लॉ हैं, बट क्राइम नहीं रुका है। क्राइम कम हो सकता है, उसके अगेंस्ट पेनाल्टी हो सकती है, पेनाल्टी तुरंत हो सकती है। बट अगर हम ये बोलें कि कल को कोई चीज बिना किसी क्राइम के हो जाएगी, पूरी सोसाइटी में अच्छा हो जाएगा, वो मेरे ख्याल से यूरोपियन थॉट है। एक और क्वेश्चन हम जानना चाहते हैं कि अब आप ये मानते हैं कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक मिसयूज किया है चित्रा सुब्रमण्यम ने, तो इसको रोकने के लिए सेबी जो है वो 4 साल तक कैसे, सेबी को पास एनुअल रिपोर्ट जाती होगी, एनएससी की हर चीज जाती होगी, क्या सेबी इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाया? तो सेबी का इसमें फेलियर कहां पे था, है या नहीं है? देखिए, आपको भी अब आप इस इश्यू को 2 चीजों में मिक्स कर रहे हैं। पहले तो आप ये 2016 से 2022 की बात कर रहे हैं, तो उसके बीच में सेबी ने क्या एक्शन लिया है, एनएससी ने अपने सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन किया है, ये ना मुझे जानकारी ना आपको, लेकिन जरूर मेरा विश्वास है कि ये सिस्टम स्ट्रेंथन किए होंगे। दूसरा आपका इशू है कि ये डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ। देखिए, क्या होता है कि ये हम लोगों को गलत धारणा है कि सेबी एक भगवान की तरह है, उसके सब जगह वो हर एक के ड्राइंग रूम में, हर एक के बेडरूम में, हर जगह प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है, सेबी के पास तो आती है। अब जब कहीं ना कहीं ये एक अगर ये एक्शन गलत हुआ, अब चित्रा रामकृष्णन के पास कौन सी मेल आ रही है, कौन सी वो भेज रही है, ये सेबी के पास कभी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी जब तक कहीं कोई ना कोई इसको पॉइंट आउट करे। तो इस केस में किसी न किसी ने कंप्लेंट करके पॉइंट आउट किया था कि आनंद के अपॉइंटमेंट में गवर्नेंस का डिफरेंस है। लेकिन मैं आपको दूसरी चीज बताना पाऊंगा कि आज की डेट पे अगर आप ये देखें तो ये जो गवर्नेंस का इशू है सिर्फ एनएससी में नहीं है, ये सारी कंपनियों में है। बस कुछ कंपनी में बाहर आता है, कुछ कंपनियों में नहीं आता है। लेकिन चूंकि एनएससी एक डायरेक्टली कंट्रोल्ड और सुपरवाइज एंटिटी है सेबी की, इसलिए वहां पे गवर्नेंस इम्पेकेबल होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मुझे पक्का विश्वास है कि सेबी इस एपिसोड के बाद उसने सारे एक्शन ले लिए होंगे सो दैट ये इशू चांसेस कम हो जाए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इम्पॉसिबल होगा। कल को आप किसी एक और दूसरे आदमी को बैठा दीजिए जिसकी इंटीग्रिटी खराब है,
तो प्रॉब्लम होती है सबसे पहले कि हमको सही इंटीग्रिटी का आदमी ढूंढना पड़ेगा या सही इंटीग्रिटी का महिला ढूंढनी पड़ेगी। वो सबसे चैलेंजिंग काम है। बिल्कुल मिस्टर गुप्ता बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। राजेश जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता हुआ दिखा और इस बड़े खुलासे को लेकर क्या कुछ बारीकियाँ निकल कर आ रही थी, क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं और ऐसा कुछ क्यों निकल कर आता हुआ दिखा, ऐसे खुलासे क्यों हुए और इसके पीछे अब कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आगे काम करते हुए दिखेंगे, क्या कुछ है जिस पर और खुलासा होना बाकी है, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी डिटेल, ये बड़ी खबर पर दिग्गजों के साथ हमने बातचीत की।